Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, जिसको मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए कि कैसे मुझे पता लगा कि TCS HR जो मेरी रिफिटमेंट की अमाउंट है उसको कैसे कम करना चाहते हैं, प्लस जो भी मेरी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थी उसमें से मेरी ग्रेट्युटी को कैसे उन लोगों ने निगलेक्ट कर दिया था, और मैंने क्या सारे स्टेप्स लिए उन सबको ओवरकम करने के लिए और अपना पैसा खुद अपने अकाउंट में लेने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ यही सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो एज़ यू ऑल नो कि जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी TCS, तो मैंने TCS में काफ़ी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बिकॉज मैंने उसमें LWP लिया है, ट्रांसफ़र लिया है, सब कुछ लिया है। तो ये पर्टिकुलरली बात है मेरे LWP ज्वाइन करने के बाद। तो मैंने TCS में 2019 में LWP ली थी फॉर हायर एजुकेशन। मैंने MBA की फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट DTU, और उसके बाद मैंने TCS दोबारा ज्वाइन किया। तो मैंने TCS ज्वाइन किया 2 साल बाद, जैसे 19 से 21 मेरा MBA चला, तो मैंने 21 जून 2021 को मैंने TCS वापस ज्वाइन किया। तो फॉर्चुनेटली मेरा रिज़ल्ट आ चुका था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और मुझे जैसे मैंने 11 जून को मैंने TCS ज्वाइन किया और 29 जून को मुझे प्रोजेक्ट भी मिल गया, मतलब मैं एलोकेटेड हो गया प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, जब भी आप TCS ज्वाइन करते हो आफ्टर LWP, और स्पेशली अगर आपने LWP ली है फॉर परस्यूइंग दी हायर एजुकेशन, तो उसमें क्या होता है कि आप रिफिटमेंट के लिए एलिजिबल रहते हो। ठीक है, तो रिफिटमेंट क्या होता है, जैसे जो भी आपका प्रीवियस सैलरी थी TCS LWP लेने से पहले और जो आपकी प्रेजेंट सैलरी होगी, तो कुछ आपको इंक्रीमेंट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ जो डिग्री आपने एक्वायर की है और किस कॉलेज से आपने वो डिग्री एक्वायर की है। तो मैं भी रिफिटमेंट के लिए एलिजिबल था, और सारे प्री रिक्वेस्ट सारे फॉर्म मैं 4 जुलाई से पहले भर चुका था, और मुझे प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया था। जो मैंने बोला 29 जून 2021 को मुझे प्रोजेक्ट भी एलोकेट हो गया था, और मैंने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो 4 जुलाई को अपने HR को सबमिट कर दिया था। तो HR के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूं तो HR काफ़ी एल्डरली HR था, मतलब आराम से 45 के आसपास उसकी एज होगी, और सच बोलूँ तो काफ़ी स्लो था वो काम करने में। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 4 जुलाई को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्री रिक्विजिट, सारे जो भी आपको अल्टीमेटिक्स में करना होता है, अपना रोल अप्रूव करना होता है, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिग्री अप्रूव करनी पड़ती है, अल्टीमेटिक्स में न्यू रोल असाइन करना पड़ता है अपने मैनेजर से, जस्टिफिकेशन अप्रूव कराना पड़ता है अपने मैनेजर से। वो सब कुछ मैंने 4 जुलाई से पहले करा दिया। तो 4 जुलाई को कराया, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने एंड से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे। तो उनके एंड से क्या फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो उनको अलाइन करके नेक्स्ट स्टेप के लिए कॉर्पोरेट के पास भेजना था। तो जैसे कि आपको पता है, जो नया क्वार्टर है वो स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं, और मैंने जो सेकंड क्वार्टर है उसके जस्ट शुरुआत में ही मैंने अपने सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब दे दिए, और मेरी तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं था। तो 4 जुलाई को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो HR ने कहा वेरी गुड, यू आर गोइंग एट गुड पेस, और मैं अपने एंड से सब कुछ कर दूंगा, यू नो नीड टू वरी। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही लगा कि यार कोई वरी करने की ज़रूरत तो है नहीं, कि HR ने स्पेशली बोला है कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो मैं ऐसे ही, मतलब मैंने ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया। मैंने एक फॉलोअप किया जुलाई 20 के आसपास, क्योंकि मुझे लगा यार 16-17 दिन हो गए, अभी तक भी मेरे पास कुछ अपडेट नहीं आई है, ना HR मेरे पिंग्स का रिप्लाई कर रहा है जो मैं उसे हाई करके भेजता था। तो मैंने डायरेक्टली उसे कॉल ही घुमा दिया, क्योंकि पिंग्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो कॉल घुमाया, उसने कॉल पिक नहीं किया। फिर मेरे पास उसका पर्सनल नंबर भी था, मैंने पर्सनल नंबर पे कॉल किया, वो भी उसने पिक नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे मेल आता है, मैसेज आता है कि आई विल कॉल यू इन अ वाइल। तो कॉल उन्होंने मेरे को किया, और मैंने पूछा कि मेरी प्रोसेस कहाँ तक आगे पहुँची है, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ माय रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
तो उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे पास ही पड़ी है, तुम चिंता मत करो, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। देखते देखते जुलाई हो गया, पूरा जुलाई पूरा हो गया। अगस्त आया, अगस्त में मैंने अगस्त मिड में फिर बहुत ही हेजिटेट करके दोबारा पूछा, क्योंकि उससे पहले उसने बोला यू डोंट वरी। मैं बीच में पिंग्स भी करता था तो यही आता था कि यू डोंट नीड टू वरी, प्लीज़ डोंट गेट आफ्टर मी, आई विल डू योर प्रोसेस, इट्स माई जॉब, डोंट टीच मी हाउ टू डू माई जॉब। ये सब करके मुझे आ रहा था उसके रिस्पॉन्स में। बट फिर भी मैं अपने एंड से काफ़ी पुश करने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट अपने एंड से कोई कमी ना रहे इनको बताने की कि भाई तुम्हारे एंड से कुछ पेंडिंग है, उसको जल्दी पूरा करो। तो अगस्त में भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्योंकि इसका ड्रॉबैक क्या था कि मैं अभी भी मैं वही सैलरी ड्रॉ कर रहा था जो मैं 2018 या 2019 में टीसीएस में एलडब्ल्यूपी लेने से पहले ड्रॉ कर रहा था, और वो उस टाइम 35 के आसपास थी, 3 साल के एक्सपीरियंस में 34-35 के आसपास। तो बहुत ही कम थी। आप जैसे देख सकते हो कि 3 साल हो गए थे उस बात को, तब भी इतनी कम सैलरी में कर रहा था। और वो इसी वजह से क्योंकि जो एचआर था उसने अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें स्लो रखी हुई थी। और ये हमारा ही बनता है यार, जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही एचआर के पीछे जाके उनको कन्विंस करने का है कि भाई अपना काम जल्दी करो। तो ऐसा चलता रहा, ऐसा चलता रहा। सितंबर में स्टार्टिंग में मैंने किया तो वो बोला कि मैंने कॉर्पोरेट को भेज दिया है ना, वो देंगे वो देंगे वो देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वार्टर वेस्ट कर दिया पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और अक्टूबर 14 को मेरे पास रिफिटमेंट लेटर आया, ठीक है। अक्टूबर 14 को मेरे पास रिफिटमेंट लेटर आया, और अक्टूबर की सैलरी तो वही आ गई, जो 30th ऑफ उसमें आती है, पिछली सैलरी, मतलब 4 सैलरी मेरी हो गई, जून की हाफ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अक्टूबर 14 को आया, तो जो अक्टूबर 30th में मेरी सैलरी आई वो बस बढ़ी हुई सैलरी आई। उसमें जो एरियर्स आने चाहिए थे मेरी सैलरी के, जो थे जुलाई, अगस्त और सितंबर के, वो नहीं आए। तो मुझे काफ़ी फ्यूरियस हो गया मैं, और मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया कि भाई ऐसे कैसे। और जो रिफिटमेंट लेटर था उसमें इफेक्टिव डेट भी 1 अक्टूबर ही लिखी हुई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एचआर को रीच आउट किया कि मेरी डेट चेंज करो, ऐसा तुमने क्यों किया। तो उसने बोला कि मैंने तो अपने एंड से कुछ नहीं किया, मैंने तो पिछले क्वार्टर में ही भेज दी थी, बट जो कॉर्पोरेट ने अप्रूव किया है वो किया है अक्टूबर में, तो तुम्हें इसी का मिलेगा, एरियर्स तुम्हें पिछले नहीं मिलेंगे, तो मेरा पीछा छोड़ दो, जस्ट बी सेटिस्फाई कि तुम्हें अपना रिफिटमेंट पैसा तो मिल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि मैंने सारी पॉलिसीज़ पढ़ी हुई थी, तो आप पॉलिसीज़ कहाँ से देख सकते हो, आप पॉलिसीज़ देख सकते हो जो आपका अल्टीमेटिक्स होता है, उसमें माई एचआर सेक्शन होता है। माई एचआर सेक्शन के अंदर पॉलिसीज़ होती हैं इंडिया की, तो उसमें सारी पॉलिसीज़ होती हैं, मैटरनिटी, एलडब्ल्यूपी, जो भी आप टीसीएस की है एचआर पॉलिसीज़, वो सारी पॉलिसीज़ होती हैं। तो उस एचआर पॉलिसी में स्पेशली लिखा हुआ था कि योर रिफिटमेंट डेट वुड बी योर प्रोजेक्ट एलोकेशन डेट। तो मेरे लिए मेरी प्रोजेक्ट एलोकेशन डेट थी 29 ऑफ जून, सॉरी, 29 ऑफ जून थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेल किया, अपने मैनेजर को रखा, एचआर को भेजा, एचआर के सुपरवाइज़र को भेजा, और जो मेरी लोकेशन का एचआर हेड था उसको भेजा। अपना रिफिटमेंट जो डेट की इफ़ेक्टिव डेट थी वो भेजी स्क्रीनशॉट, और लिखा कि as told by you, I am only eligible for the refitment from the effective date, that is 1st of October onwards, but as per the TCS policy, the refitment is eligible as per the date of project allocation, जो थी मेरी 29 June। तो please do let me know where are the misconceptions, or where are the lagging things from your side, because from my side I have submitted all the relevant documents to you in the starting of the previous quarter, which was 4th of July, so please let me know where the things are lagging। ठीक है। तो एचआर की मतलब थोड़ा उसकी हालत ख़राब हो गई, उसने मेरे को कॉल किया, अरे मनीष तुमने मेल क्यों कर दिया, मैं देख रहा था उस बारे में। तो मैंने कहा आप देख कहाँ रहे थे, आई टोल्ड हिम क्लियरली कि आप तो मुझे बोल रहे थे कि आप कंटेंट रहो जो मिला है, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ही भेज दिया, तो आई हैव टू नाउ टॉक टू दी हायर अथॉरिटीज़, ठीक है। तो ये सब मैंने किया था अक्टूबर 19 के आसपास। 14 अक्टूबर को मेरे पास डॉक्यूमेंट आया था, और मैंने 19 के आसपास ये मेल ड्रॉप कर दिया। और 29 ऑफ नवंबर को मेरे पास मेरा इफ़ेक्टिव
डेट चेंज होके आ गया। तो मेरी इफेक्टिव डेट 1 जुलाई रखी उन लोगों ने। उससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर मिला। जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीने का एरियर मिला और वो पर मंथ 35,000 के आसपास था। तो 35,000 इंटू 3 अगर आप करोगे तो ये वैल्यू जो है वो 1 लाख के ऊपर चली जाती है। तो इतना जो मेरा पैसा था वो डूब जाता अगर मैं ये स्टेप नहीं लेता जो मैंने आपको बताया। पॉलिसीज़ अच्छे से रीड करो और उस पॉलिसीज़, डरो मत किसी को भी मेल करने के लिए। वो अगर आप सही हो, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया और अगर आप टीसीएस पॉलिसीज़ को कंप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। मैंने भी वही किया और जो नेक्स्ट सैलरी में मुझे एरियर्स आया वो 95,000 के आसपास, सॉरी 1,05,000 के आसपास आया था। तो ये था पहला कि हाउ TCS HR ट्राइड टू डिले माई रिफिटमेंट डेट, ठीक है। और सेकंड जो इंस्टेंस मेरे साथ हुआ वो था व्हेन आई वाज रिज़ाइनिंग फ्रॉम द जॉब, ठीक है। तो जब मैं TCS से रिज़ाइन कर रहा था तो टेक्निकली मेरा एक्सपीरियंस जो था वो 6.5 का था, इंक्लूडिंग दी LWP, ठीक है। 6 या 6.1, 6.2, 6 साल 2-3 महीने के आसपास था। और रिफिटमेंट के लिए और ग्रेचुइटी के लिए आप एलिजिबल होते हो जब आपकी 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस होती है या 4 इयर्स या कितने मंथ्स होता है, मतलब इतना ही होता है। तो जब हम लोगों का ये डिस्कशन चल रहा था, जो सेपरेशन डिस्कशन होता है, तो जो HR सेपरेशन ऑफिसर मेरे को असाइन था तो उसने मेरे को ग्रेचुइटी फॉर्म ही देने से मना कर दिया, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे ग्रेचुइटी फॉर्म दो। उसने बोला नहीं नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ग्रेचुइटी क्योंकि तुम्हारा कंटिन्यूअल सर्विस नहीं है, तुमने LWP ली थी। तो LWP में तुम TCS के लिए काम थोड़ी ना कर रहे थे, तो तुम ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। मतलब वो ये सब ना ड्रामे करने लग गए मेरे साथ। तो अगेन वो पॉलिसीज़ पड़ी हुई थी सारी, तो मैंने दोबारा से मेल कर दिया मैंने बोला कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग मी विद द ग्रेचुइटी डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ कंटिन्यूअल TCS सर्विस, बट एज पर द TCS LWP पॉलिसी the absence or the leave without pay will be treated as the continual service only. So please let me know where are the misunderstandings and what are the things that are stopping you from providing me the LWP document, the gratuity document. तो अगेन अगले दिन ही मेरे को ग्रेचुइटी का फॉर्म भी मिल गया और उसने वो अप्रूव भी कर दिया ग्रेचुइटी फॉर्म, मतलब उसने ले लिया। वरना वो होता है ना, वो बोल देते हैं कि तुम्हारे फॉर्म सही नहीं है, वो ऐसे ड्रामेबाजी कर सकते थे अगर मैं बिना वो मेल किए ही उसको ग्रेचुइटी फॉर्म दे देता। तो ग्रेचुइटी का मेरे को मिला 51,000 के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो विद इन एन ईयर, क्योंकि दिसंबर 21 से लेकर ये बात है अगस्त 22, तो 1,56,000 या 57,000 का मेरे को चूना लग जाता अगर मेरे को TCS पॉलिसीज़ पता नहीं होती। तो इसलिए बोलता हूँ कि अपने जॉब के साथ साथ थोड़ा जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं उसकी तरफ भी ध्यान दो कि क्या पॉलिसीज़ हैं, और अगर तुम्हारे साथ कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो रहा है तो उन पॉलिसीज़ को कोट करके तुम अपना काम करवा सकते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को ये एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी इफेक्टिव डेट जो है वो उनके एलोकेशन, प्रोजेक्ट एलोकेशन डेट के हिसाब से नहीं आई है। तो आप ये सब राउट फॉलो कर सकते हैं फॉर चेंजिंग योर इफेक्टिव डेट ऑफ LWP। और ग्रेचुइटी का कुछ पंगा होता है तब भी आप यही कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी मुझे 2000 सब्सक्राइबर के मार्क पे पहुंचा दो और अच्छे से मेरी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।